अब हम बात करेंगे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की। तो ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर जो थे उनकी स्ट्रक्चर की। तो जैसा मैंने बताया, ये अपना डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे ये जो है हिस्टोन प्रोटीन आपको दिख रहा होगा। और ये जो डीएनए है इसके चारों तरफ रैप यानी कि इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, और वापस से कुछ इसी प्रकार। अब ऐसे जो है कई सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं सेल के अंदर, और उन्हीं में जो है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो बना लेता है। क्योंकि मेनली अगर बात करें तो ह्यूमन जो डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए जो है, अगर इसको बिल्कुल सीधा हम करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 2.2 मीटर की होती है। ठीक है, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है ये 2.2 मीटर की होती है, यानी 2.2 मीटर का जो है ह्यूमन डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन वो इतना कॉम्पैक्ट और उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इतनी होती है कि वो जो है इतनी छोटी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, सेल से भी छोटी जो है माइक्रोमीटर वाली स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये जो है पैक हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये फाइबर है। ठीक है, और ये जो है क्रोमेटिन फाइबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्रोमेटिन फाइबर ये होते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है यहाँ पे उपस्थित है अपना हिस्टोन स्टोन प्रोटीन। ये उपस्थित है अपना स्टोन प्रोटीन, और ऐसे ही कई सारे स्टेम प्रोटीन, और इनके चारों तरफ जो है ये डीएनए जो है ये लिपटा हुआ होता है। और ये किसी कब स्टेज में होता है? इंटरफेज की स्टेज में। इंटरफेज में जो है जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन फाइबर के रूप में पाया जाता है। ये मैं आपको बता रहा था। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है ये स्प्रेड हुआ रहता है। ठीक है, स्प्रेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके अंदर ये जो है स्प्रेड यानी फैला हुआ रहता है। तो ये आप नोट कीजिए एक बार, ये जो है आपको समझ आया होगा। अब जो है हम बात करेंगे सीधे, ये डायग्राम में नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, स्टोन प्रोटीन यहाँ पे रहने देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो आप टॉपिक डालिए यहाँ पे। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टोन प्रोटीन है, जब सेल की एम फेज यानी मैच्योरिंग फेज स्टार्ट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यही जो मटेरियल है ये कुछ इस प्रकार से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाऊंगा इसकी, क्रोमोसोम की। ठीक है, ये जो है सेंट्रोमियर है, और ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की, और ये जो डीएनए है कुछ इसी प्रकार स्टोन प्रोटीन्स और नॉन स्टोन प्रोटीन्स के साथ और भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के और इसके चारों तरफ व्रेप्ड हो जाता है। जैसे कि अगर ये इसकी, मान लो ये इसकी आर्म है, ये अपना क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, और ये इसकी एक आर्म है। तो ये ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ फिर यहाँ पे जो है इसके साथ एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये पूरा का पूरा जो है एम फेज जब स्टार्ट होती है सेल की, सेल डिवीजन के टाइम पे, तो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसके अंदर उपस्थित होते हैं सेंट्रोमियर, और ये जो है इसकी आर्म है। ठीक है, आर्म इसको बोल सकते हैं, और इसी के अंदर उपस्थित होते हैं। तो मैं बात करूं कि जो स्टोन प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन के साथ अगर डीएनए मिलता है, ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। सोम, और ये जो न्यूक्लियोसोम है ये बनाने के बाद, यानी कि हम इसको न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम, इसको हम बोल सकते हैं। फिर ये स्टोन के चारों तरफ जो है लिपट कर, स्टोन के चारों तरफ जो है लिपट कर, फिर उसके बाद जो है नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, किसके साथ? नॉन स्टोन के साथ। और ये जो नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ और मिलकर स्ट्रक्चर बनाती है, फिर एक बार आगे जाके जो है ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम।
ठीक है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो जेनेटिक मटेरियल की हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और ये जो है इसकी आर्म्स है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक। तो ये हमने देखा। अब जो है हम इसकी जो है जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन जो है दोनों आर्म के ऊपर नीचे हो सकती है। वैसे क्या होता है कि दो आर्म मैंने बना दिए यहाँ पे, क्योंकि जो एम फेज स्टार्ट होता है, तो क्योंकि जो एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, सेंट्रोमियर इसके पास होता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि दो सेल यहाँ पे बनानी है, दो सेल जब इसको बनानी है यहाँ पे, तो जो है क्रोमोसोम जो है दो हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है। और ये भी हम पढ़ेंगे जब जेनेटिक मटेरियल क्या प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, तो हम वापस से इसकी रिप्लिकेशन पे पढ़ेंगे। सेंट्रल डोगमा एक स्ट्रक्चर है, उसको हम पढ़ेंगे, आपने अगर कभी नाम सुना है तो वो जो है इसकी डबल आर्म है। तो मैंने स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझाने के लिए बना दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है हम आगे जाके क्रोमोसोम जो है इसको इसके चार टाइप प्रकार पढ़ेंगे, कि जो है सेंट्रोमियर के आधार पर इसके चार प्रकार होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो अब इससे पहले जो है एक और छोटी सी चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर बची हुई है, न्यूक्लियोलस, उसको हम पढ़ते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम, तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम जो है बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, कि आज जो है हम इसको फिनिश करके रहेंगे इस चैप्टर इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बची हुई नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोलस की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहली बार इसको जो है ऑब्जर्व किया था किसने, फोंटाना ने, फोंटेना, फोंटाना का ये, फोंटेना का ये, ठीक है। उससे हमको क्या लेना है, हमको बस याद रखना है कि फोंटेना द्वारा फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है उसमें आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और अगर आपने कभी ये पढ़ा है, आपके दिमाग में जरा सी भी ये भनक आती है कि ये इससे मिलता जुलता है, तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। स्पेलिंग की भी आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। न्यूक्लियस जो है फोंटाना ने ऑब्जर्व किया था सेल के अंदर, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। अभी हम न्यूक्लियोलस की हम बात कर चुके थे। तो ये जो है किस प्रकार बनता है, कि जो है डीएनए है वो रेप्ड हो जाता है, और ऐसी जो है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि जो डीएनए और आरएनए जो है ये डेंस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि गाढ़ी अवस्था में पाया जाता है। तो जो अगर आपने कभी स्ट्रक्चर देखी है न्यूक्लियस की, तो उसके अंदर जो है कहीं कहीं जो है लाइट स्ट्रक्चर दिखेगी आपको जेनेटिक मटेरियल की, और कहीं कहीं जो डेंस यानी डार्क स्ट्रक्चर डायग्राम में अगर आपने देखी है तो वो होती है। तो वही जो है न्यूक्लियस होती है। तो इसके ऊपर जो है कोई मेम्ब्रेन तो उपस्थित होती नहीं है, मेम्ब्रेन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो ये डेंस स्ट्रक्चर है, बस जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, तो वो स्ट्रक्चर है। काम की बात करें तो जो है आरएनए जो है, आरएनए वो भी किस प्रकार का, आरएनए। हम आगे पढ़ेंगे आरएनए तीन प्रकार के हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो आरआरएनए का जो है सिंथेसिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आरआरएनए जो है उसका फॉर्मेशन इसके द्वारा होता है, आरआरएनए का संश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस कोई भी सेल में पाए जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी सेल जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उस अगर किसी सेल को ज़रूरत है तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस अपने पास रख सकती है। ज़रूरत से मेरा मतलब है कि आरआरएनए की ज़्यादा ज़रूरत, यानी कि आरआरएनए का क्या काम होता है, क्या होगा कि जो आरआरएनए है जिसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आरआरएनए एक सिंगल जो है चेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिस प्रकार डीएनए जो है डबल हेलिकल होता है, ठीक है, जिसके अंदर दो जो है स्ट्रैंड्स उपस्थित होते हैं डीएनए के अंदर, जबकि जो है यहाँ पे पॉलीमर की जो जो चेन होती है ये सिंगल होती है। तो आरआरएनए जब है साइटोप्लाज्म में ये पहुंचेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म से निकलकर जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा और ये साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, तो वहां पे ये किसके काम आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है किस प्रकार होता है, ये तो हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं, अभी हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम बात करेंगे आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसका सिंथेसिस जो न्यूक्लियोलस में होता है, और न्यूक्लियोलस जो है उपस्थित होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। फोंटाना ने इसका नाम दिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यानी कि जहाँ पे मैं क्या कह रहा था, जहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है इन सेल्स को, ठीक।
तो वहीं पे जो है न्यूक्लियोलस की जो उसी सेल में जो है न्यूक्लियोलस जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको नोट करनी चाहिए, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है क्योंकि, तो कर लीजिए। और मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर अनुपस्थित यानी एब्सेंट होती है, बिना मेम्ब्रेन वाला ये होता है। अब लास्ट टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और बेस्ड ऑन किस आधार पर जो है वो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है उनकी आर्म्स के ऊपर, उनके आधार पर वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो उन्हीं की हम बात करेंगे। ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो जो है उन्हीं की हम बात करेंगे। तो जो है हम एक बार इंक डाल लेते हैं पेन में भी। और आई थिंक नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे आपके, तो अभी थोड़ा मेरा बाहर जाना नहीं हुआ, तो मैं जो है 2-3 डिफरेंट कलर के जो है हम स्ट्रक्चर में मार्कर्स यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से। तो हम 2-3 मार्कर अलग डिफरेंट कलर के लेके आएंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपको लगता है लाने चाहिए, तो फिर मैं लेके आऊँगा और फिर उनसे जो है स्ट्रक्चर और भी बेहतर बनेगी। ठीक है, और आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये जो है आज जो है अपनी ये जो क्लास है ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये जो टॉपिक है क्लास खत्म होगी तब तक ये पूरा टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। अब सेल स्ट्रक्चर में को कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स की बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, उसकी जो आर्म्स हैं उनके अंदर, तो ये जो है 4 प्रकार के हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं 4 प्रकार के हैं। अब पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन देयर आर्म्स, ठीक है, उसकी आर्म्स के आधार पे जो है उसकी उपस्थिति सेंट्रोमियर की, उसके आधार पे 4 प्रकार के हैं। पहला है मेटासेंट्रिक, दो हम पढ़ेंगे। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक की अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है कि जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर में होता है यहाँ पे। जैसे कि ये जो सेंट्रोमियर है अपना, चारों तरफ ये जो आर्म्स हैं बराबर होंगे। ठीक है, यानी जो है इसके अंदर सेंट्रोमियर जो है इन सेंटर में उपस्थित होता है। जो आर्म्स हैं, आर्म्स जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होनी। जबकि सब मेटासेंट्रिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है ये जो है 2 आर्म्स इस प्रकार होंगी, लेकिन 2 आर्म्स जो है थोड़ी छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि जो है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर ये है, अभी बीच में अटैच था सेंट्रोमियर, सॉरी एक आर्म ये है, 2 आर्म्स और 2 आर्म्स ये है, बीच में सेंट्रोमियर यहाँ पे अटैच है। अभी जो है थोड़ा सा ऊपर की सट जाएगा तो ऊपर के 2 आर्म्स छोटे हो जाएंगे और नीचे बढ़ जाएंगे, या ऊपर या उल्टा कैसे भी हो सकता है। तो सेंट्रोमियर यहाँ पे ये उपस्थित रहा अपना, तो इसको हम लिखेंगे कि जो इसमें जो है सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जरा सा दूर होगा।
ठीक है। तो ये एक बार नोट कीजिए। अब दो जो उपस्थिति, सॉरी एक बार चलो फिर मैं ऊपर बता देता हूँ, ऊपर का तो आपने नोट किया होगा, ठीक है उसको। तो तीसरा और चौथा जो है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थर्ड और फोर्थ जो है एक्रोसेंट्रिक, चौथा जो है टेलोसेंट्रिक। तो मैं जैसे डायग्राम बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर जो है एक साइड की जो आर्म्स है बिल्कुल छोटी होती हैं, और बात करेंगे टेलोसेंट्रिक की जो सेंट्रोमियर है, आर्म बिल्कुल टर्मिनल पे उपस्थित होती है, ठीक है। इसमें बात करें तो एक्सट्रीमली एंड्स पे, ठीक है। जो सेंट्रोमियर है एक्सट्रीमली एंड्स के ऊपर उपस्थित होता है, बिल्कुल जो है पास, किनारों के पास उपस्थित होता है सेंट्रोमियर। लेकिन टेलोसेंट्रिक की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है सेंट्रोमियर जो है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है ये टर्मिनल पे, टर्मिनल यानी बिल्कुल किनारों पे उपस्थित होता है, ठीक है, किनारों पे उपस्थित होता है। अब ये जो चारों शेप्स हैं क्रोमोसोम की, ये जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्टेज में आपको ये जो शेप्स हैं वो देखने को मिलेंगी, इसलिए हमने इनकी बात की, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। अब लास्ट जो टॉपिक है अपना, बिल्कुल एक लाइन 2 लाइन का टॉपिक है, माइक्रो बॉडीज, उनकी हम बात कर लेंगे, क्योंकि उनको भी क्या ही छोड़ना, जब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये डायग्राम आप बनाइए एक बार, ठीक है। तो ये आपने नोट किया होगा। तो हम बात करेंगे लास्ट जो अपना टॉपिक है उसकी, और वो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ना भी हो तो भी इतना सब कुछ पढ़ लिया तो उसको भी पढ़ ही लेंगे। उसका नाम है माइक्रो बॉडीज। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, मैनी मेम्ब्रेन्स बाउंडेड, मैनी मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल्स ये होती हैं, ठीक है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ये होती हैं, यानी कि बहुत सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो बाउंड करी रहती है, ऐसी वेसिकल्स ये होती है, इनको माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। और ये जो है इनका क्या काम है, इनका काम है दे कंटेन, ये जो है अपने अंदर एंजाइम्स रखती हैं, इसका ये मतलब है एंजाइम्स, कुछ एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं, उनको ये अपने अंदर रखती है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं दे कंटेन एंजाइम्स, और हिंदी वाले लिख सकते हैं कि ये अपने पास एंजाइम्स की उपस्थिति इनके पास होती है। और ये जो है एक और चीज़ की जो है प्लांट यानी पादप एंड एनिमल यानी जंतु, दोनों कोशिकाओं में जो है ये प्रेजेंट होती है। और इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और सेल के बारे में यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हमने जाना, जो यहाँ पे ये जो है खत्म होती है। नोट कीजिए इसको, ठीक है। ये जो है अपना टॉपिक ये क्लियर होता है, तो आपने ये सब नोट किया होगा। अब जो है इसी टॉपिक को खत्म करते हुए हम जो है थोड़ी सी बात करेंगे आपसे किस बारे में, कि ये जो अपनी सीरीज चल रही है, ऐसे ही जो है 9, 10, 11 और 12th क्लास के लिए जो है साइंस जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, 11, 12th में बायोलॉजी की अगर हम बात करें, और 9, 10th चाहे फिर 8th क्लास हो, अगर कमेंट्स होंगे तो मैं वो जो है उनकी क्लासेस ले सकता हूँ। तो बताइए कि हमें वो स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी जो है जिस प्रकार आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम जो है फ्री एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो उसी प्रकार जो है उनकी भी जो है साइंस की पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज एकदम चलाई जाएगी। जबकि हम जो है स्टार्ट 10th क्लास की जो है आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई यानी मिक्स लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल, आसानी से समझ आ सकती है, नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 10th क्लास की तो जो है हम 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और वो कंटिन्यू चल रही है। लेकिन हम बात करें जैसे अदर क्लासेस की, तो कमेंट में बताइए, अगर ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड करवाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, उसको पहुंचाइए। और सर्दी का मौसम है और कोविड जो है वापस से थर्ड वेव के रूप में एक नए वेरिएंट के साथ इंडिया में जो है कदम अपने रख चुका है। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, वैक्सीन अगर नहीं लिए तो वैक्सीन लीजिए, और ऐसे ही घर बैठे बैठे देखते रहिए और अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंप्लीट कीजिए।
और ये जो कोर्स चल रही है, अपनी सीरीज़ चल रही है, ये हम तो कंप्लीट करवाएंगे ही सही। तो मेरे ख्याल से आप अगर और एडिशनल पढ़ना चाहते हैं तो अब जैसे मैंने जो टॉपिक करवाया है, आपको लगता है कि जो कंटेंट यहाँ पे दिया गया है ये इसमें कोई कमी है, तो आप एक बार क्वेश्चंस करिए। ये जो टॉपिक से अपना स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट किया है, आपने ये अगर पढ़ा है सारा का सारा, बाकी वीडियोस देखे हैं, नोट्स प्रिपेयर करें, अब नहीं भी करिए करें तो फिर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस करिए, आपको पता चलेगा। अगर कोई कमी है हमारी तो बताइए, और आपकी है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा खुद से, ठीक है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं आज क्लास को। थैंक यू।